भारत के एक ऐसे राज्य के इतिहास में गोता लगाने का समय आ गया है जिसे हम अक्सर गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर यानी खेती की स्वर्ण भूमि कहते हैं। वही पंजाब का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लहलहाते खेत, बेखौफ और दरिया दिल लोग और एक कमाल का इतिहास, है ना? लेकिन ये जमीन सिर्फ नक्शे पर बना एक इलाका नहीं है। ये एक ऐसा अखाड़ा रहा है जिसे सदियों के संघर्ष, अनगिनत विदेशी हमलों और महान गुरुओं के बलिदानों ने गढ़ा है। चूंकि पंजाब भारत के बिल्कुल मुख्य द्वार पर बसा है, तो जाहिर है जो भी विदेशी आया उसे सबसे पहले इसी धरती से होकर गुजरना पड़ा। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में पंजाब के इस बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस नाम पर ही गौर कर लेते हैं। पंजाब, इसका सीधा सा मतलब है 5 नदियों की भूमि। आपको पता है, इस शब्द का सबसे पहला लिखित जिक्र 14वीं सदी के मशहूर यात्री इब्न बतूता के लेखों में मिलता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब का इतिहास वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने प्राचीन महाकाव्य महाभारत को देखें तो वहां भी इसे पंचनद कहा गया है, और वैदिक काल में तब इसे सप्त सिंधु कहते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये नाम अपने आप में इस जगह की पूरी भौगोलिक और सांस्कृतिक कहानी बयान कर देता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन पंजाब से, फिर देखेंगे कैसे विदेशी आक्रमणों ने यहाँ की सत्ता बदली। उसके बाद सिख धर्म का उदय, महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य, ब्रिटिश राज और अंत में आज के आधुनिक पंजाब की कहानी। तो एकदम कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। चलिए तो अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, प्राचीन पंजाब और उसकी संस्कृति। ये वो दौर था जब इस उपमहाद्वीप की सबसे शुरुआती सभ्यताएं इसी जमीन पर सांस ले रही थीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पंजाब का इतिहास कितना पुराना है। सिंधु और झेलम नदियों के बीच जो सोन घाटी है ना, वहां पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, यानी इंसानों के रहने के सबसे शुरुआती निशान। फिर हड़प्पा और रोपड़ के खंडर तो आपने सुने ही होंगे, वो विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं थी। और सबसे कमाल की बात बताऊं, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे पवित्र ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पंजाब क्षेत्र में लिखा गया था। और फिर आता है 326 ईसा पूर्व का समय, जब दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर सिकंदर यहां पहुंचा तो उसे क्या मिला? राजा पोरस की तलवारों का कड़ा विरोध। ग्रीक इतिहासकार भले ही कहते हो कि सिकंदर जीत गया, लेकिन वो पोरस की बहादुरी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जीता हुआ राज्य वापस कर दिया। और इसके कुछ ही समय बाद 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पूरे इलाके पर कब्जा करके एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। अब आते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसने पंजाब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, विदेशी आक्रमण और सत्ता का बदलना। जैसा कि मैंने पहले बताया, पंजाब की लोकेशन ही ऐसी थी कि ये बाहरी दुनिया के लिए भारत का मेन गेट बन गया था। जरा सोचकर देखिए, सदियों तक इस जमीन ने लगातार हमलों की मार झेली है। 8वीं सदी की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम आया, जिससे इस्लाम इस क्षेत्र में दाखिल हुआ। फिर 10वीं सदी में तो महमूद गजनवी ने भारत की दौलत लूटने के लिए एक दो नहीं पूरे 17 बार आक्रमण किए। जाहिर है पंजाब को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गौरी आया। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि पंजाब में अपना बेस बनाए बिना भारत के अंदर नहीं घुसा जा सकता। उसने 1186 में लाहौर पर कब्जा किया और फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अगले 300 सालों तक अलग अलग राजवंश यहाँ राज करते रहे। अब इतने सारे बदलावों का एक बहुत दिलचस्प असर भी हुआ। बाहर से आने वाले लोग अपने साथ अपनी संस्कृति, मसाले और पकाने के तरीके भी लाएं। आज हम जो पंजाब का इतना मशहूर और लजीज खाना देखते हैं ना, वो असल में इन्हीं सब संस्कृतियों के सदियों तक आपस में घुलने मिलने का ही एक खूबसूरत नतीजा है। चलिए अब 15वीं शताब्दी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नया और शक्तिशाली धर्म आकार ले रहा था, सिख धर्म। तो कहानी कुछ यूं है कि जब उत्तर भारत पर बाबर का कब्जा हुआ और मुगलों का राज शुरू हुआ, तब आम जनता पर काफी जुल्म हो रहे थे। ऐसे घुटन भरे माहौल में इंसान क्या करता है? वो शांति और आस्था की तलाश करता है। बस उसी कठिन दौर में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। ये एक ऐसा रास्ता था जो पूरी तरह से समानता पर आधारित था, और इसीलिए हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के लोगों ने इस नए मार्ग को बहुत तेजी से अपनाया। लेकिन नया धर्म स्थापित करना इतना आसान भी नहीं था। सिख गुरुओं और मुगल बादशाहों के बीच एक लंबा और भीषण संघर्ष चला।
ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक 1606 में सिखों का बढ़ता प्रभाव जहांगीर को खटकने लगा और उसने 5वें गुरु अर्जन देव जी को बेहद अमानवीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया। इसके जवाब में छठे गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त बनवाया, जो एक तरह से डंके की चोट पर सिख संप्रभुता का ऐलान था। शाहजहां के समय भी हमले नहीं रुके, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला बलिदान था 9वें गुरु तेग बहादुर जी का। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजा, औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सिर कलम करवा दिया। ये वो वक्त था जब लोग अपने धर्म और हक की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। और भाई, जब लगातार इतना उत्पीड़न हो तो कोई कब तक सहेगा? इसी का नतीजा था खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये समझ लिया था कि अब सिर्फ शांति से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने सिख समुदाय को एक ताकतवर आध्यात्मिक और सैन्य बल में बदल दिया। इसका सिर्फ एक मकसद था, धर्म की रक्षा, लोगों की आज़ादी और मजलूमों का बचाव। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। खालसा के उदय ने मुगलों की जड़ें हिलाकर रख दी। और फिर 18वीं और 19वीं सदी में हम देखते हैं एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य का उदय, और उसके बाद ब्रिटिश राज की एंट्री। 18वीं सदी के आखिर में एंट्री होती है महाराजा रणजीत सिंह की। उनका शासनकाल वाकई किसी स्वर्ण युग से कम नहीं था। उन्होंने अलग अलग बंटी हुई 12 सिख मिसलों को एक किया और सतलुज से लेकर पेशावर और लद्दाख तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनका सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष राज। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, पर उस दौर में भी उन्होंने अपने राज्य में मृत्युदंड पर रोक लगा रखी थी। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया और कभी किसी को धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया। वो खुद भले ही अनपढ़ थे, लेकिन शिक्षा और कला को उन्होंने जमकर सपोर्ट किया। आज अमृतसर में हम जो स्वर्ण मंदिर देखते हैं ना, उसके हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पर वो चमकता हुआ सोना और संगमरमर महाराजा रणजीत सिंह ने ही लगवाया था। लेकिन भाई, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद साम्राज्य डगमगाने लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस ताक में ही बैठी थी। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। बहुत कांटे की टक्कर हुई, लेकिन सुबराओं की आखिरी लड़ाई में सिख हार गए और उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी। पर सिख इतनी जल्दी हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने फिर ताकत जुटाई और उधर लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां भी हावी हो रही थी। नतीजतन 1848 में दूसरा युद्ध हुआ, जिसे गुजरात में तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ब्रिटिश सेना भारी पड़ी और 30 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। इस तरह एक शानदार स्वतंत्र साम्राज्य का अंत हो गया। अब जरा स्क्रीन पर लिखे इस नंबर पर गौर कीजिए, 14 मिलियन एकड़। अंग्रेजों के राज में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि उन्होंने पश्चिम पंजाब में नहर कॉलोनियां यानी कैनाल कॉलोनीज बनानी शुरू की। इसके दम पर 14 मिलियन एकड़ बंजर जमीन, जी हां, 14 मिलियन एकड़ उपजाऊ खेतों में बदल गई। इस एक प्रोजेक्ट ने खेती का पूरा नक्शा ही बदल डाला और पंजाब पूरे उपमहाद्वीप का सबसे अमीर कृषि क्षेत्र बन गया। बेशक इससे बड़े जमींदारों की ताकत और बढ़ी और समाज के ताने बाने में भी बड़े बदलाव आए। अब हम आ गए हैं 20वीं सदी में। ये वो समय था जब आधुनिक पंजाब और उसकी सांस्कृतिक विरासत ने वो रूप लिया जो हम आज देखते हैं। पर ये बदलाव बिना गहरे घावों के नहीं हुआ। 20वीं सदी पंजाब के लिए काफी भारी रही। 1919 में बैसाखी के उसी पवित्र दिन जलियांवाला बाग में जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। फिर 1947 का वो मनहूस साल जब देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। इस बंटवारे ने ऐसी सांप्रदायिक हिंसा देखी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज़ादी के बाद 1966 में भाषा के नाम पर पंजाब को फिर से बांटा गया, जिससे हरियाणा राज्य बना। और फिर 80 और 90 के दशक में पंजाब ने अलगाववाद का एक बहुत ही हिंसक दौर देखा, जब खालिस्तान आंदोलन चरम पर था और केंद्र को ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कार्रवाई करनी पड़ी। ये सब ऐसे जख्म हैं जो इतिहास के पन्नों पर बहुत गहरे दर्ज हैं। तो भाई, इस पूरे सफर से हमने क्या समझा? एक बात तो बिल्कुल साफ है, पंजाब की सरहदें ऐसी जगह पर थीं कि उसे सदियों तक विदेशी हमलों और भयंकर खून खराबे का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है।
इसी दर्द और संघर्ष ने यहाँ के लोगों को एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और कभी हार ना मानने वाली संस्कृति दी। आज का पंजाब कोई एक रंग नहीं है, ये हिंदू, बौद्ध और इस्लामी प्रभावों का एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा संगम है। और जैसा मैंने पहले कहा था, इसी मेलजोल ने पंजाब के शानदार खानपान, पहरावे और लोक जीवन को भी एक ऐसी पहचान दी है जिसे आज पूरी दुनिया पसंद करती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसने इतिहास के सबसे क्रूर हमले झेले, जो अनगिनत बार उजड़ा और फिर बसा, वो आज पूरी दुनिया के लिए हिम्मत, लचीलेपन और खेतीबाड़ी की संपन्नता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदू, बौद्ध और इस्लामी संस्कृतियों की ये मिलीजुली जमीन हमें ये क्या सिखाती है कि लाख मुश्किलों के बाद भी एक होकर कैसे खड़ा रहा जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।